वेल माई सेल्फ फिल्मान चीते। तो आपको याद होगा कि पर्टिकुलरली हम आपका एक चैप्टर लेकर चल रहे थे, पोएट्स एंड पैनकेक्स। पहले पार्ट 1 वाला वीडियो देखिएगा, फिर इस पार्ट 2 की तरफ आएगा। उस समय पर प्रॉपर तरीके से मैंने आपको जस्टिफाई किया था टाइटल पैनकेक्स, और मैं किस टाइटल को जस्टिफाई करने वाला हूँ, पोएट। यहाँ से चैप्टर में आपके बड़े उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से नहीं चलेगा, और बच्चा इस पार्ट में बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं बिल्कुल प्रॉपर बहुत ज्यादा इन डेप्थ समझाऊंगा कि आपको चैप्टर में किसी भी तरीके से कोई भी कंफ्यूजन ना बने, और ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। चलेगा, तो ध्यान से देखते हैं। तो चलते हैं आपके मेन टॉपिक की तरफ। हम यहाँ पर थे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एट द स्टूडियो। अब यहाँ से सोच की बातचीत करते हैं। देखिए यार, यहाँ पर ना एक सोच की बात होगी, कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म क्या होता है पहले समझेगा। देखिए ये वो दौर था जब रशिया में रिवोल्यूशन हुआ था, और रशिया में रिवोल्यूशन होने से एक सोच उभर कर आई थी, कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, कोई भी अमीर या गरीब नहीं होगा, सोसाइटी में लोगों के पास इक्वल रिसोर्सेज होंगे, और जितने भी रिसोर्सेज होंगे किसके कंट्रोल में होंगे, गवर्नमेंट। अब कुछ लोग इसके फेवर में थे, और कुछ लोग इसके अगेंस्ट बातचीत किया करते थे। वहीं अगर मैं बातचीत करूं तो आपका जो जेमिनी स्टूडियोज था उसमें लगभग 600 से ज्यादा लोग काम किया करते थे। पार्ट 1 में शायद मैं 200 बता गया था, तो उसको करेक्ट कर 600 कर दीजिएगा। क्लियर, चलिए। तो अब देखिएगा, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि वो दौर था कि मोस्ट ऑफ द पीपल उसमें क्या पहना करते थे, खादी, और गांधी जी की सोच को फॉलो किया करते थे, और हम लोग अपोज किया करते थे कम्युनिज्म को। अब कम्युनिज्म का मतलब आप जान चुके होंगे, और कहते हैं कि मैं एक्जैक्टली कम्युनिज्म का मतलब तो नहीं पता था। अब मैंने बताया तो आप समझे, अगर मैं नहीं बताता तो आपको थोड़ी पता लगता कि कम्युनिज्म क्या है। तो वो ये बोलते हैं कि उस समय कई सारे लोगों के बहुत मिसकंसेप्शंस थे, बहुत सारे लोगों को इस शब्द का मतलब ही नहीं पता था, और पता भी था तो गलत पता था, तो वो बताते नहीं है। हमें ऐसा लगता था कि कम्युनिस्ट लोग वॉलेंट होते हैं, और कहीं ना कहीं फैमिलीज को पसंद नहीं करते, अपनी स्पाउस अपनी पत्नी को पसंद नहीं करते, और जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं वो पॉलिटिकल बिलीफ्स जो उनके ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स चिल्ड्रन पार्टनर्स उनको कोई पसंद नहीं होता। और ये जो सोच थी हर जगह फैली हुई थी, बस साउथ इंडिया को छोड़कर। और कहानी भी आपकी कहाँ की है, साउथ इंडिया, मद्रास। और यहाँ पर ये भी कहा हुआ है, मतलब एक क्वेश्चन बन जाता है, देख लीजिएगा किस तरीके से कि जेमिनी लोगों की पॉलिटिकल सोच कैसे थी। अब ध्यान से देखिएगा, अब होगा क्या कि जो उनका स्टूडियो होगा, स्टूडियो में एक ग्रुप आएगा, उस ग्रुप को क्या कहा जाएगा, एमआरए। पहले समझिएगा कि भी एमआरए क्या है। यार एमआरए ग्रुप जो था पर्टिकुलरली आपका कब फ्रेम होता है, 1938। इसको बनाने वाले जो इंसान थे कौन थे, फ्रैंक बंचमैन। शायद आप इनकी पीछे इमेज भी देख सकते हैं, ये वो इंसान है। ठीक। अब जो ये फ्रैंक बंचमैन थे, ये एक अमेरिकन रिलीजियस लीडर थे। एक्चुअल में कोई आर्मी नहीं है, ग्रुप के सेंस में, कलेक्टिव नाउन के सेंस में इनको आर्मी क्या रेफर किया है। ये स्पिरिचुअल और मोरल मूवमेंट्स किया करते थे, पीस, ऑनेस्टी, इन सब चीजों को ये क्या किया करते थे, प्रमोट। अब यहाँ समझो कि यहाँ पर कारण क्या है इस ग्रुप का आने का। ये ग्रुप इनके पास इसलिए आया, अब देखो यहाँ पर कहा भी हुआ स्टूडियो, स्टूडियो ने होस्ट किया। मेरी बर्थडे पार्टी है तो मैं आपको बुलाता हूँ, तो मैंने किया ना आपको पार्टी को होस्ट। तो जेमिनी स्टूडियो ने होस्ट किया, किस चीज को बुलाया अपने पास, फ्रैंक बंचमैन के ग्रुप, एमआरए। अब ये ग्रुप आया क्यों था, ये ग्रुप उस समय पर ये ग्रुप भी नापसंद किया करते थे कम्युनिज्म को, और जो जेमिनी स्टूडियो में लोग थे वो भी नापसंद किया करते थे कम्युनिज्म को। अभी कुछ बातें तुमसे छुपा रहा हूँ, एट द एंड क्लियर करूंगा, तो लास्ट तक देख कर जाना, वरना गलत अभी तुम्हें लगेगा कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आगे जब जाओगे तो तुम्हें प्रॉपर करेक्ट इन्फॉर्मेशन समझ आएगी। तो जो एमआरए था वो काउंटर मूवमेंट करता है, किसका, इंटरनेशनल कम्युनिज्म का। मतलब इनको बुलाया गया था कि आप कम्युनिज्म के खिलाफ बातचीत करें। और एक कब आते हैं, मद्रास में 1952। इस ग्रुप के अंदर लगभग आपके 200 लोग थे, और जो नरेटर थी उन्हें इन्फॉर्मेशन थी कि जो बिग बॉसेस ऑफ मद्रास है, मतलब अमीर लोगों को कहा गया है। अब अमूमन ऐसा होता है कि सोसाइटी में जो इन्फ्लुएंस होता है वो अमीर लोगों का ही होता है। तो ये जो ग्रुप भी था, कहीं ना कहीं किन की बात माना करता था, मतलब सिंपल सी बात है यार, कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को भी अमीरों की पार्टी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उन्हें फंडिंग मिलती थी अमीर लोगों से। तो वो चीज है कि ये जो ग्रुप था उसको प्रॉपर तरीके से कौन कंट्रोल कर रहे थे, बिग बॉसेस ऑफ मद्रास, समझ गए, जो अमीर लोग हैं मद्रास के वो सब। ठीक। द ग्रुप वॉज क्रिटिसाइज। अब देखो यहाँ पर ना बच्चों को लगता है कि इसको इंटरनेशनल सर्कस कहा गया, इसको इंटरनेशनल सर्कस नहीं कहा जाता था। कई बार जिस तरीके की बातचीत किया करते थे, जिस तरीके के प्लेस किया करते थे, कुछ लोग जो कम्युनिज्म को प्रेफर करते थे वो लोग इनके अगेंस्ट बातचीत करते होंगे, तो वो लोग इनको मजाक में या फिर क्रिटिसाइज, मैं बोल देता हूँ देख बोनस या गाटा सा, या देख कैसा है ये इंसान, तो मैं किसी को ना पसंद करता हूँ तब उसके लिए ऐसे शब्द यूज करूंगा। तो लोग इसको क्रिटिसाइज करते वक्त क्या बोलते थे, इंटरनेशनल सर्कस। कोई सर्कस वगैरह परफॉर्म नहीं करते थे, मजाक में इनको ऐसा कहा जाता था। क्लियर, चलो। जैसे बच्चे कुछ टीचर्स का नाम रख देते हैं, और किसी को मान लीजिएगा कि मोची कह दिया। अब वो टीचर ऐसा नहीं करता कि जूते वगैरह सिलता है, बस ऐसे उसका नाम रख दिया है, तो वो चीज है। चलो, तो जो हमारे ये दो प्लेस करता है वहां पर आकर, एक जोथम वैली और एक द फॉरगॉटन फैक्टर। प्ले के नेम है, जैसे मूवीज के नेम होते हैं ना, उस तरीके से। जो उनके सेट्स थे, जो कॉस्ट्यूम्स थे, वो इतने वंडरफुल थे कि जो जेमिनी स्टूडियो के ग्रुप लोग थे, जैसे कि मैंने बताया कि जेमिनी स्टूडियो में कितने लोग थे, 600 से भी ज्यादा, वो इस प्ले को बार बार देखते, उन्हें इतना पसंद आता है प्ले। जो तमिल थे, जो मद्रास थे, मतलब जो उस समय पर तमिल मद्रास की ड्रामा कम्युनिटी थी, वो भी इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है। अच्छा, उस समय पर जो प्लेस थे, आपको पता है पर्दा गिरता है पर्दा उठता है, तो उन्होंने किस एक तरीके से सनराइज और सनसेट के सीन्स दिखाए थे अपने प्लेस में। जैसे जोथम वैली हो गया, तो जब भी तमिल प्लेस होते थे, यार मान लीजिएगा कि पर्टिकुलरली मैं वीडियोस कैसे बना रहा हूँ, मैं आपको वो तरीका समझा देता हूँ, आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्वालिटी इतनी अच्छी कैसे हो रही है। तो वही चीजें हैं कि जो सनराइज और सनसेट इन प्लेस में हुआ था वो इतना अच्छा था कि तमिल प्लेस ने उनको कॉपी किया। और जो नरेटर थे उनका मानना था कि हमारे ग्रुप को बुलाने का मेन कारण क्या था,
कि एक रिफ्रेशिंग और इंजॉयबल एक्सपीरियंस सभी लोगों को अच्छा लगे, एक एंटरटेनमेंट हो जाए और एक ब्रेक मिल जाए। ब्रेक किस चीज से मिल जाए? यार ये लोग रिपीटेटिवली कहां पर काम किया करते थे? जेमिनी स्टूडियोज में, तो ताकि इनका भी मनोरंजन हो, काम करते करते थक गया तो एक रिफ्रेशमेंट हो, उसलिए बुलाया गया था। और एक कारण क्या भी था? क्योंकि काउंटर किसके अगेंस्ट बातचीत कर रहे थे? कम्युनिज्म के, और वही चीज था, तो ये भी एक मीन निरंजन को बुलाने का। और जो बिग बॉसेस थे, बिग बॉसेस जैसे कि वासन हो गए, वासन आपको बताया ना कौन, जो कि बॉस थे, शुरुआत में बताया था, उन्होंने तो इनको इसलिए इन्वाइट किया था ताकि कम्युनिज्म के खिलाफ बोल सकें। तो मल्टीपल रीजन थे इनके आने के। अब रीजन क्या थे आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा। एक बार 1 मिनट का ओवर रिकैप देता हूँ। तो एक ग्रुप है, ग्रुप का नाम आपका क्या है? एमआरए। और जो पर्टिकुलरली ये ग्रुप एमआरए है, ये किसके अगेंस्ट बातचीत करता है? कम्युनिज्म के। आर्मी नहीं है, ग्रुप ऑफ पीपल को आर्मी के रिप्रेजेंट किया गया। ये कोई सर्कस वगैरह नहीं करते, प्ले चलाते हैं। 2 प्ले इन्होंने जो परफॉर्म किए वो हमने समझे। इनको जो लोग कम्युनिज्म के फेवर में थे वो इनको नापसंद करते होंगे, या और किसी कारण से कुछ लोग इनको नापसंद करते होंगे, तो उन लोग इनको क्रिटिसाइज करते हुए क्या कहा करते थे? इंटरनेशनल सर्कस। समझ गए? तो इंटरनेशनल सर्कस क्या सर्कस का काम करते हैं? नहीं करते। क्या काम है? प्ले। क्या आर्मी है? नहीं। क्यों आए थे? आने के 2-3 रीजन, रिफ्रेशमेंट हो गया या फिर किसके अगेंस्ट बातचीत करने? कम्युनिज्म। चलिए, अब ये वाला पूरा केस क्लियर हुआ। अब एक अलग विजिट की बातचीत करेंगे। अब एक पोएट आएंगे। कौन आएंगे? पोएट। अब बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला पूरा प्रॉपर तरीके से आपको क्लियर हो चुका है, ये अलग केस होगा। अब जो केस बताऊंगा वो अलग होगा। तो अनदर विजिट एट जेमिनी स्टूडियोज। अब ध्यान से देखिएगा। तो बहुत जल्द ये भी सुनने में आता है कि एक और विजिटर आ रहे हैं जेमिनी स्टूडियोज में। द स्टाफ डिडंट हैव द फेंटेस्ट आइडिया अबाउट हिम। अब किसी को पता नहीं था कि कौन आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा था कि कोई पोएट आ रहे हैं शायद से इंग्लैंड से। तो कहते हैं कि हम लोग जिन पोएट्स के बारे में जानते थे या फिर हमने जिन लोगों का नाम सुना था, वो कौन थे आपके? वर्ड्सवर्थ हो गया, ये टेनिसन हो गया, और जो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने कीट्स, शेली, बायरन, इन पोएट का नाम सुना था। और कुछ 1-2 लोग और थे जो और ज्यादा पढ़े लिखे थे, उन्हें कुछ थोड़ा थोड़ा पता था एलियट के बारे में। अब ऐसी अफवाह फैली हुई थी कि ये पोएट है कि एडिटर। अब एक्चुअली में मैं बता देता हूँ, ये एडिटर नहीं थे, ये पोएट थे। लेकिन लोग कंफ्यूज थे, तो उनको लगा था कि शायद हो सकता है कि पोएट आ रहा हो सकता है कि एडिटर आ रहा हो। लेकिन एक्चुअली में आ कौन रहे आपको इतना क्लियर हो चुका होगा? पोएट। चलिए, तो वही चीज यहाँ पर कही हुई है। एट लास्ट, तो वो बताते हैं कि 4 बजे आफ्टरनून के एक पोएट आता है, जिसको कि एडिटर भी समझ रहे थे। ही वॉज अ टॉल मैन, काफी अच्छा खासा लंबे कद का आदमी था। इंग्लिश, मतलब इंग्लिश मैन था। देखो एक चीज को समझकर चलना, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि जिस टॉल मैन की और इंग्लिश मैन की मैं बातचीत कर रहा हूं ना, ये यहीं से आपका बच्चा कंफ्यूज होता है। यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर स्टार्ट होगा। इसका अभी नाम आपको बताया नहीं गया, मैं बता देता हूँ। उनका नाम स्टीफन है, क्लियर, पहले बताकर चल रहा हूँ। हालांकि एक आपका वो बोल देते हैं ना कि क्यूरियोसिटी को जागरूक करता है सस्पेंस, तो वो मैं क्रिएट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे समझानी है भाई कहानी। तो एट लास्ट ये 4 बजे आफ्टरनून में एक पोएट आते हैं। पोएट भी बोल सकते हैं आप इनको, एडिटर भी बोल सकते हैं। ही वॉज अ टॉल मैन, इनकी हाइट काफी अच्छी थी। वेरी इंग्लिश, मतलब काफी इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश मतलब समझ गए ना, इंग्लिश भाषा में बातचीत किया करते थे। और इनका जो एक्सेंट, जो बोलने का तरीका था, वो भी, अब जैसे हम जिस प्रकार से इंग्लिश बोलते हैं वो इंडियन एसेंट है। आप अगर बाहर जाएंगे तो उनका एक्सेंट बोलने का अलग ही हो जाता है, तो वो चीज, तो उनका एक्सेंट भी काफी इंग्लिश था और काफी सीरियस थे ऑफ कोर्स। और हम कह रहे, हम में से इनको कोई जानता भी नहीं था। और इस कारण से ऑडियंस में एक बेफलमेंट, हबला तबड़ी हो जाती है कि कोई यार इंग्लिश पोएट आ रहा है और कहां से आ रहा है? तमिल फिल्म स्टूडियो। अब कौन आ रहा है पता किसी को भी नहीं था। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि एडिटर है, लेकिन एक्चुअली में मैं बता चुका हूँ कि पोएट थे। दैट्स वाई अब कोई इनको जानता नहीं था, तो बॉस ने एक रिसेप्शन दिया। रिसेप्शन मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन। अब रिसेप्शन या पार्टी को नहीं कहा गया, बॉस पूरा प्रॉपर तरीके से समझाते हैं, इनके बारे में बताते हैं। बहुत लंबी स्पीच दी बॉस ने कि इंसान कौन है बताने के लिए। हाउएवर जब गेस्ट आता है तो बॉस तैयार थे, बॉस ने प्रॉपर एक बहुत बड़ी स्पीच दी, और पर्टिकुलरली ताकि वो विजिटर के बारे में लोगों को समझा सके, हमें बता सके कि कौन आया है। When the guest turn came to the address, और जब अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, जब वो गेस्ट, मतलब वो पोएट जिसका कि मैं आपको नाम बता रहा हूँ स्टीफन, वो लोगों को एड्रेस मतलब गाइड करने आता है, तो इन्हें तो आइडिया नहीं था कौन है। तो वो भी चौंक जाता है, ये भी चौंक जाता है। क्यों? पहले देखो पोएट क्यों चौंकता है? पोएट इन द सेंस स्टीफन। ये लोग उसको बहुत अजीब तरीके से देखते हैं। यार मान लो कि तुम मुझे जानते नहीं हो और मैं तुम्हें पढ़ाने या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब तुम देखोगे यार ये इंसान कौन है, तो एक तो इसलिए अजीब से देखते हैं। दूसरा, जब वो बोलना स्टार्ट करता है उसका एक्सेंट इंग्लिश वाला था, और वो इंग्लिश भाषा और अजीब सी भाषा में बातचीत कर रहा होता है। और ये लोग तमिल स्टूडियो के हैं, तो किसी को कुछ समझ नहीं आता, ऑडियंस को भी कुछ नहीं पता चलता क्या हो रहा है। और जो वो इंसान था उसे भी पता नहीं चलता। तो उस इंसान, उस स्टीफन का, पोएट का रिएक्शन भी बहुत अजीब रहता है। ये लोग उसको बहुत घूर घूर कर देख रहे हो जैसे खा जाएंगे, क्योंकि वो देख रहे थे कहना क्या चाह रहा है, समझ किसी को कुछ नहीं आ रहा था। तो वो बताते कि ऑडियंस को उसका एक्सेंट ही समझ नहीं आया, और उसकी विजिट ने एक अनएक्सप्लेन मिस्ट्री रह गई। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस चीज को अनएक्सप्लेन मिस्ट्री का हुआ है। तो वो जो उसका आने का कारण था वो अनएक्सप्लेन मिस्ट्री रह गया। और उसने हाँ कुछ ऐसे शब्द कहे थे, फ्रीडम, डेमोक्रेसी। कह रहे मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ ऐसा बोलकर गया था, फ्रीडम है, डेमोक्रेसी है, तो ये है। अब इस पर ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो इंग्लिशमैन की विजिट थी उसको अनएक्सप्लेन मिस्ट्री क्यों कहा गया। तो आपको बता देना है क्यों कहा गया, क्योंकि पता नहीं था कि कौन आ रहा है। जब आया तो उसने बोला क्या, वो भी किसी को समझ नहीं आया। और जो आया था पोएट, उसका नाम क्या था? स्टीफन, जो कि स्टोरी के आगे आएगा। बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि यहीं से पूरी स्टोरी कंफ्यूजिंग हो जाती है। तुमने अगर पहले भी स्टोरी पढ़ी हुई तो यहाँ से समझ नहीं आई होगी ढंग से, लेकिन अब आएगी। अच्छा, एक एनसीईआरटी में लाइन दी हुई थी, ही मस्ट हैव फेल्ट दैट द शीर इनकॉरेंजिटी ऑफ हिज टॉक अबाउट द थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स ऑफ एन इंग्लिश पोएट। देखो, थ्रिल्स बोलते हैं एक्साइटमेंट और ट्रेवल्स बोलते हैं पेन्स।
ये क्वेश्चन है कि जब वो पोएट आया तो कुछ लोग एक्साइटेड हो गए थे और पेन ऑफ एन इंग्लिश पोएट मतलब इंग्लिश पोएट काफी कंफ्यूज हो गया था। पेन मतलब उस सेंस में नहीं कहा गया, दर्द, कंफ्यूज के सेंस में। तो यहाँ पर आपको कहा जाता है कि एक्सप्लेन कीजिए इस स्टेटमेंट को। तो आपको बस इसी इंसिडेंट को यहाँ पर क्या कर देना, एक्सप्लेन। अब अगर आप कहोगे कि इनकॉन्जिनिटी मतलब क्या है, तो वही शीर इनकॉन्जिनिटी मतलब कि वो हक्का बक्का क्यों रह गया, उसे कुछ समझ क्यों नहीं आया, किसको, पोएट को। चलो तो ध्यान से देखते हैं भाई। पहला इंसिडेंट समझ गए। अच्छा, जो आज हमने स्टार्ट किया, अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि सोच क्या है, कम्युनिज्म। एक ग्रुप आया था जो कम्युनिज्म के खिलाफ बोलता है। फिर एक विजिटर आया था जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, कोई इसको पोएट और एडिटर बोल रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो क्या था, आपका पोएट। चलिए, फिर इतना सब कुछ बताने के बाद मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, स्टोरी में बस एंडिंग में जा रहे हैं। होगा क्या, एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा होगा जहां पर कि आपके उधर पार्टिसिपेट करना चाहते होंगे। अब वो कॉन्टेस्ट क्या, तो आइए समझे। तो एक शॉर्ट स्टोरी का कॉन्टेस्ट था जो कि ब्रिटिश पीरियोडिकल, पीरियोडिकल क्या होता है, जैसे आप देखते हैं रूपायन हफ्ते में एक बार आती है, तो उसी प्रेस को क्या कहा जाता है, पीरियोडिकल प्रेस। तो एक पीरियोडिकल अरेंज हो रहा था एक नेम के, और जो पीरियोडिकल था उसका नेम क्या था, द एनकाउंटर। ध्यान से सुनो, अभी 2 मिनट में समझ में आएगा तुम्हें। तो जो नरेटर थे उन्होंने सुना कि एक शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट हो रहा है ब्रिटिश मैगजीन में। उस ब्रिटिश मैगजीन का नाम क्या था, एनकाउंटर। अब समझ में आया क्या है। चलो, सिंस नो वन एट जेमिनी स्टूडियोज, तो हर जेमिनी स्टूडियोज में किसी को पता नहीं था इसके बारे में। तो उन्हें लगा कि यार मैं लिखूंगा स्टोरी, फिर मैं पोस्ट करके आऊंगा, पहले पता तो लगा लूं कि क्या है क्या ये। तो वो कहते हैं ही वांटेड टू चेक इट आउट। तो वो पैसा लगाने से पहले देखना चाहते थे कि स्टोरी भेजेंगे इंग्लैंड की एक्चुअल में है क्या। तो वो कहते हैं कि वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में जाते हैं जहां पर उनको कॉपीज मिलती है किसकी, एनकाउंटर की, दैट नो वन हैड रियली रीड। जिस, अब वो स्टोरी किसी ने पढ़ी नहीं थी। व्हेन ही सॉ द एडिटर्स नेम, कहते हैं मुझे उसका, मैं देखता हूँ कि यार जो पर्टिकुलरली ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी है और जो इसका एडिटर है एनकाउंटर का, मतलब जो इसमें एडिट वगैरह करता है चीजों को, वो कौन है। तो अचानक से उनको एक नाम सुनाई देता है, स्टीफन स्पेंडर। सुनाई नहीं मतलब वो पढ़ते हैं। अब याद करो, स्टीफन बता चुका हूँ, ये वो इंसान है जिसने कि विजिट किया था, जिसको मैंने अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री कहकर रेफर किया था। वो देखते हैं, उन्हें अचानक से याद आता है यार ये तो वही पोएट है जो कि आकर विजिट किया था। और वो काफी ज्यादा खुश और कनेक्टेड फील करते हैं। यार फॉर एन एग्जांपल, अगर आप मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं, आप मुझे जानते हो, तो जब मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ आपको देखने में अलग ही मजा आ रहा होगा, क्योंकि आप मेरे से पढ़े हो तो आप मेरे से रिलेट कर पा रहे हो। लेकिन अगर कोई नया बच्चा देख रहा है जो मेरे से नहीं पढ़ा, उसे थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि यार बहुत तेज बोलते हैं, कुछ लोग तो कमेंट भी कर देते हैं रोबोट की तरह पढ़ा रहे हो। तो वो चीज है, मुझे समझ नहीं आया कि पॉजिटिव में है कि नेगेटिव। चलो, तो यहाँ पर ध्यान से देखना। तो वो बताते हैं कि वो काफी खुश और कनेक्टेड फील करते हैं, क्योंकि जो करेक्टर्स थे इंडियन फिल्म्स में जो कि रिकॉग्नाइज करते हैं ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग। होता है ना कि कई बार मैं भी कोई गाना गा रहा हूँ, आप भी कोई गाना गा रहे हैं, हम दोनों सेम गाना गा रहे हैं, हमारी सेम पसंद है, तो मतलब उन्हें ऐसी भाई वाली फीलिंग आती है। और फिर वो अपनी स्टोरी स्पेंड मतलब काफी खुशी में भेजते हैं, इमेजिन करते हुए कि शायद वो और पोएट के बीच में एक सेम कनेक्शन हो। वैसे कैसी आलतू फालतू स्टोरी दी गई है, क्लियर है, तो कंफ्यूज मत होना। वो ये बता रहे हैं कि उनको एक कंटेस्ट का पता चलता है। कंटेस्ट में उन्हें शॉर्ट स्टोरी भेजनी थी, कहाँ पर, इंग्लैंड। और ये कंटेस्ट कौन कर रही थी, ब्रिटिश मैगजीन जिसका नाम क्या था, एनकाउंटर। अब इसके बारे में मालूमात लगाने के लिए जब वो लाइब्रेरी में जाते हैं, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, तो पर्टिकुलरली उन्हें एक किताब मिलती है, किताब नहीं मिलती एक्चुअल में, जब वो एनकाउंटर के एडिटर के बारे में पढ़ते हैं कि इसको चला कौन रहा है ये इस मैगजीन को, तो उनको किसके बारे में पता चल जाता है, आपका स्टीफन स्पेंडर। और उनको लगता है कि यार ये तो वो इंसान है जो कि एक बार रिविजिट किए थे, और उनकी यादें ताजा हो जाती हैं। बस इतना है, क्लियर। चलो, अब ध्यान से देखना। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा आप देखते चलिएगा। अब स्टोरी के एंड की बातचीत हो रही है। अब ये वो दौर था कि जो आपके ऑथर मतलब जो कहानी के शीर्षक हैं जिन्होंने इस कहानी को लिखा, वो जॉब छोड़ चुके थे जेमिनी स्टूडियो से। तो बताते हैं कि वेल जब मैंने जेमिनी स्टूडियोज को छोड़ दिया, मेरे पास टाइम तो काफी था, लेकिन बट नॉट मच मनी, पैसा था नहीं क्योंकि काम छोड़ चुके हैं। कि कोई भी चीज जो कि कम दाम पर मिलती थी मेरी अटेंशन को अट्रैक्ट किया करती थी। ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ मद्रास माउंट रोड एट पोस्ट ऑफिस। तो बताते हैं कि फुटपाथ पे जब मैं जा रहा था मद्रास माउंट रोड पे, पोस्ट ऑफिस के सामने ही पाइल ऑफ ब्रांड, मतलब पाइल मतलब होता है जत्था, समझ गए ना, किताबों का जत्था उसको कहा जाता है। एक पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स रखी थी और वो 50 पैसे का बेच रहा था। उस दिन सस्ती बिक रही थी किताबें, क्यों, ये रीजन था, जो रशिया में रिवोल्यूशन हुआ था जिसका मैंने जिक्र किया था, कम्युनिज्म, उसको 50 साल पूरे हो चुके थे, जिस कारण से जो किताबें थी वो सस्ते दामों पर बिक रही थी, क्लियर। चलो, तो वो चीज है। तो जो नरेटर थे वो लो प्राइस बुक को खरीदते हैं, द गॉड दैट फील्ड, मतलब ये बुक का नाम है जो कि उन्होंने खरीदा, पीछे तुम देख भी सकते हो, ठीक। कब, 50th एनिवर्सरी किसकी, रशियन रिवोल्यूशन की। चलो, तो किताबें सस्ती मिल रही थी। इट वाज अ कंपाइलेशन ऑफ 6 essays by 6 different authors on their journeys into communism and their disappeared return. स्टीफन स्पेंडर was one of the contributors. तो वो कहते हैं कि जब वो उस किताब में कम्युनिज्म के बारे में कुछ लिखा हुआ था और उसको लिखा 6 लोगों ने था। ये वो 6 लोग हैं, इनके नाम बताऊंगा, अभी याद मत करना। उसमें से एक नाम कौन भी था, स्टीफन स्पेंडर, याद आ रहे हैं ना, वो पोएट जिनकी जो आने का कारण वो मिस्ट्री रह चुका था, स्टीफन स्पेंडर। तो नरेटर को काफी खुश होती है और नरेटर उस बुक को फाइनली खरीद लेते हैं, ठीक। अब वो एंड में जाकर मिस्ट्री सुलझेगी कि वो मिस्ट्री थी क्या। अच्छा, कौन कौन वो 6 लोग थे जिनका मैंने नाम बताया। तो एक तो आपके कम्युनिज्म के बारे में जिन्होंने लिखा था, एक एंड्री गिडे, एक रिचार्ड राइट, एक आर्थर, एक ये मेन हमें किसका रखना है, स्टीफन स्पेंडर। उनका रिएक्शन देखो कैसा होता है, वो काफी खुश हो जाते हैं कि यार ये तो वही पोएट था जो कि जेमिनी स्टूडियो में विजिट किया था। ये आपके ऑथर का रिएक्शन था। अब ध्यान से देखो होगा क्या, पहले समझाता हूँ, समझो। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्चुअली में क्या था, एक्चुअली में ये था कि जो जेमिनी स्टूडियो था, और जेमिनी स्टूडियो में
जो आपके पर्टिकुलरली आज से पहले स्टीफन आए थे, उन्होंने स्पीच दी थी, वो स्पीच किसी को समझ तो नहीं आई थी। अब क्या सारे अनपढ़ थे, कुछ लोगों को तो समझ में आई होगी ना। अब ये इंसान ना उस समय पर कम्युनिज्म को नापसंद करता था। ऐसा कहा हुआ है कि ये इंसान उस समय पर पहले तो कम्युनिज्म को पसंद करते थे, इन्हें अच्छा लगता था, बाद में जैसे जैसे नॉलेज गेन होती होती गई तो इन्हें कम्युनिज्म नापसंद होने लगा। तो जब ये उस टाइम स्पीच डिलीवर कर रहे थे कहां पर, जेमिनी स्टूडियो में, तो ये कम्युनिज्म के सपोर्ट में नहीं उसके अगेंस्ट बातचीत कर रहे थे, और ये काफी अगेंस्ट बातचीत कर रहे थे। और ये बात बिल्कुल भी किसको पसंद नहीं आ रही थी, उन लोगों को जिनको कम्युनिज्म पसंद था। अब आप कहोगे समझे नहीं, आप तो शुरुआत में ये बता रहे थे कि जो आपका ग्रुप था जेमिनी स्टूडियो का, वहां पर ये लोग कम्युनिज्म को नापसंद किया करते थे। मैंने पहले ही कहा था कि जेमिनी स्टूडियो में 600 से ज्यादा लोग हैं, जो पोएट, जो ऑथर, मतलब अपना ऑथर वाला ग्रुप है, उसको नापसंद था क्या, कम्युनिज्म। ऐसा तो नहीं कहा था कि 600 के 600 लोगों को नापसंद था। तो यहाँ पर ये जो इंसान था ये आता है और एक कम्युनिज्म के खिलाफ बोल रहा था, जिस कारण से जो लोग कम्युनिज्म को पसंद करते थे वो इसकी स्पीच से ना खुश थे, इसलिए माहौल बहुत सीरियस हो गया था। यार इसको कुछ इस तरीके से समझो कि मैं आपके स्कूल में आता हूँ और मैं आपके स्कूल की बुराई करने लग जाता हूँ सबके सामने, तो क्या प्रिंसिपल ताली बजाएगी कि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, कि बहुत सीरियस माहौल हो जाएगा कि भाई क्या बोल रहा है ये। तो वो वाली केस थी, समझ गए। तो इसलिए जो रिएक्शन था उस समय पर ऑडियंस का वो बहुत अजीब था। कोई हंस नहीं रहा था, बहुत सीरियस माहौल हो चुका था, किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, लोग उनको बहुत अजीब तरीके से घूर रहे थे। तो वो मिस्टेक कब समझ में आया उधर को, जब उन्होंने पर्टिकुलरली किस चीज को गो थ्रू किया, इनकी किताब को समझे। अब क्या था वो अनसॉल्व मिस्ट्री। और अब मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कंफ्यूज किया होगा, बहुत प्रॉपर तरीके से क्लियर किया होगा कि लास्ट में क्या हुआ। तो देखो मैं एक बार रीड भी करता हूँ। तो जो नरेटर थे वो सडनली समझते हैं कि जो स्टीफन स्पेंडर थे उनको बहुत वार्मली, मतलब बहुत अच्छी तरीके से वेलकम नहीं किया गया था हमारे स्टूडियो में। वो इसलिए नहीं था क्योंकि उनकी पोएट्री में समझ नहीं आई थी, वो इसलिए था कि जो उनके पॉलिटिकल व्यूज थे वो बहुत अजीब थे। क्योंकि जब नरेटर रीड करते हैं द गॉड दैट फील्ड, वो रियलाइज करते हैं कि जो स्पेंडर था वो एक समय पर कम्युनिज्म पर बिलीव करता था, उसको कम्युनिज्म अच्छा लगता था, लेकिन बाद में वो डिसइल्यूजन्ड हो जाता है, मतलब उसको नापसंद करने लग जाता है। तो जो बॉस थे जेमिनी स्टूडियोज के और कई सारे दूसरे लोग, वो सपोर्टर्स हो सकते हैं कम्युनिज्म के, और उन्हें बुरा लगाओ कि ये स्टीफन स्पेंडर आकर किसकी बुराई कर रहा है, कम्युनिज्म की। और इस रियलाइजेशन के साथ आपको क्या देखने को मिलता है कि जो नरेटर का माइंड था वो टर्न हो चुका था। अब उनको समझ में आता है कि वो उस दिन जो मिस्ट्री थी वो क्यों थी। तो ये था। इसी के साथ मुझे लगता होगा कि आपको चैप्टर क्लियर होगा। चलिए तो एक बार यार फटाफट से देखते चलते हैं, और यहाँ पर जो आपके पी वाई क्यूज है उनको देखते हैं। चलेगा, तो आंसर मुझे आप करेंगे, बहुत सिंपल है, आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा, आपको दिया हुआ है द पोएट स्पोक ही कुडंट हैव एड्रेस अ मोर डेज्ड एंड साइलेंस ऑडियंस, तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक ठीक। तो देखते हैं क्या है। वैसे पैसेज पढ़ने की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं हमें, तो जो आप मुझे खुद से बता दो कि जो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है कि क्या कारण था कि जो ऑडियंस थी वो बी वाइल्डेंट थी, मतलब हक्की बक्की बैठी हुई थी। तो अननोन आइडेंटिटी ऑफ द विजिटर, बात तो ये भी सही है। क्या स्पीकर जो था उसको हैड नॉट बीन, मतलब बताया नहीं गया था कि आ कौन रहा है, नहीं वो तो पता था। ये जो विजिट, वो चौक इसलिए गए थे, देख भी लेना, मैंने जब पढ़ा रहा था वहां पर लिखी हुई है नोट्स में लाइन कि पर्टिकुलरली इंग्लिश पोएट आ रहा है, मतलब तमिल स्टूडियो में एक इंग्लिश पोएट आ रहा है, अब वो इंग्लिश बोलेगा, इन्हें समझ नहीं आएगी ढंग से, तो इस कारण से लोग हक्के बक्के रह गए थे। तो क्लियर, अगर मैं पूछता हूँ कि लोग चौक क्यों गए थे, बहुत ज्यादा ऑडियंस जो थी, तो वो किसकी विजिट से चौक गई थी, एक इंग्लिश पोएट आ रहा है यहाँ पर तमिल स्टूडियो। चलिए अब यहाँ पर कहा हुआ है थ्रिल्स एंड ट्रेवल्स का क्या मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, थ्रिल मतलब एक्साइटमेंट, ट्रेवल्स मतलब पेन, तो देख लो कौन सा है, एक्साइटमेंट एंड पेन। देख लो कितना सिंपल है। चलो आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस बोलते हैं कंक्लूजन। इस वर्ड का मतलब ना बहुत ध्यान से देखना, जब तुम एग्जाम में रीडिंग सेक्शन करोगे ना तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा इस तरीके का। तो इन्फ्लुएंस का मतलब समझ लो कंक्लूजन को बोलते हैं। चलिए यहाँ पर क्या कहा हुआ है, ही कुडंट हैव एड्रेस्ड अ मोर डेज्ड एंड साइलेंस्ड ऑडियंस, मतलब इस मतलब कंक्लूजन क्या है, क्योंकि यार तुम्हें याद होगा ना, मैं बता रहा था कि उसको ऑडियंस अजीब तरीके से घूर रही थी जैसे कि खा जाएगी, तो यहाँ पर वही चीज कही हुई है, क्योंकि ऑडियंस उसको इस तरीके से घूर क्यों रही थी, क्योंकि जो उसके बोलने का एक्सेंट था वो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कहना क्या चाह रहा है, इस कारण से। अगली चीज है द फेलियर ऑफ द स्पीकर विद द ऑडियंस विद रेफरेंस टू एक्सट्रैक्ट, मतलब जो ऑडियंस थी वो उससे कनेक्ट क्यों नहीं हो पाई, उसका भी कारण क्या, एक्सेंट, उसके बोलने का तरीका, वही समझ नहीं आ रहा था। फिर अगली चीज यहाँ पर क्या कही हुई है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इन द एक्सट्रैक्ट, कि आपने पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट पढ़ा, तो किस इंफॉर्मेशन से आपको पता चलता है दैट पीपल हैव नो एक्सपोजर अदर देन टू देयर ओन सर्कल, कि यहाँ पर एक चीज कही हुई है कि जो, जैसे कि मेरा ग्रुप है, हम सभी लोग मान लीजिएगा शाहरुख खान या हनी सिंह के गाने पसंद करते हैं। अब किसी दूसरे ग्रुप के बारे में तो मैं नहीं जानता। अब कोई मान लीजिएगा कोई बाहर का सिंगर है, मान लीजिएगा कि आप यार मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो कोई भी आप रैपर की बातचीत कर रहे हैं, मैं तो हनी सिंह को जानता हूँ, अब मुझे तो वो रैपर नहीं पता, तो अगर वो रैपर की मैं रैप सुनूंगा मुझे तो समझ नहीं आएगा। तो वही चीज यहाँ पर है कि ऐसा क्यों था कि जो पर्टिकुलरली आपका व्हाट इन्फॉर्मेशन, आपको क्या पता चलता है कि जो पीपल था, मतलब जो जेमिनी स्टूडियो के लोग थे उन्हें ज्यादा एक्सपोजर नहीं था उसके बारे में, तो उससे कैसे पता चलता है, क्योंकि उसकी मतलब उन्हें इंग्लिश पोएट्री के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसकी बातचीत समझ नहीं पा रहे थे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। जो ऑडियंस थी एंथ्रिल्ड, मतलब वो क्या ज्यादा काफी ज्यादा खुश हो गई थी किसकी स्पीच को सुनकर, जो आया था स्टीफन, तो नहीं यार तुम्हें पता है कि उसकी स्पीच उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। ठीक, चलो तो मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें क्लियर होगा। अब देखो क्वेश्चन आया हुआ है 5 मार्क्स में
कि व्हाट डज द जो सुब्बू की सक्सेस है फिल्म इंडस्ट्री में वो क्या रिवील करती है, और उसकी लॉयल्टी और क्रिएटिविटी के बारे में बताइए। तो आपको पता है कि पूरा का पूरा प्रॉपर लिख दीजिएगा, एक चीज को 14 तरीकों से बता दिया करते थे, बॉस के प्रति काफी लॉयल थे, तो वो लिख देना नोट्स में, आपको प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। अगली चीज क्या है, स्टीफन स्पेंडर विजिट टू जेमिनी स्टूडियोज वाज व्यूड एज एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बाय द जेमिनी फैमिली। हाउ डिड अशोका मित्रन जो कि आपके ऑथर हैं, उन्होंने इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व किया? तुम्हें याद होगा जब आए थे तो किसी ने समझा नहीं, लास्ट में उन्होंने मिस्ट्री को कैसे सॉल्व किया, इस चीज को समझकर कि उनके आने का मेन मोटिव क्या था और लोग उन्हें नापसंद क्यों कर रहे थे, वो बुक तुम्हें याद होगी। ठीक, चलो, तो मुझे लगता है कि आपको स्टोरी प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा।